हेलो दीदी, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनका बहुत ध्यान रखते हैं। अगर कोई भी तकलीफ उन्हें होती है तो सीधे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता है और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो भी नोटिस नहीं कर पाते हैं। उनमें से एक चीज़ है बहरापन। जी हाँ, अगर बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत जा रही है, तो इस चीज़ का कैसे पता लगाया जाएगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो बड़े लोग हैं उनमें कान से संबंधित क्या कुछ समस्याएं जाती हैं, क्या कुछ बीमारियां होती हैं, उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। और ये जानकारी आज हम लेने जा रहे हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश दुबे जी से, जो कि नाक, कान एवं गला रोग विशेषज्ञ हैं। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, हमारा जो कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन है, तो आज के विषय से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, अगर आपकी कोई समस्या है तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन्हें तुरंत नोट कर लें और जो भी आपका सवाल है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों से ही हम शुरुआत करते हैं कि आखिर सुनने से संबंधित क्या कुछ समस्याएं हैं जो बच्चों में देखी जाती हैं। ये आपने प्रोग्राम की शुरुआत में बहुत ही सही कहा कि कई बार जो बच्चों में जन्मजात बहरापन होता है और कई बार वो पेरेंट्स को भी पता नहीं लगता लंबे समय तक, और कई बार ऐसा भी होता है कि जब वो लोग को पता लगता भी है ऐसा, तो वो लोग कई बार इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो कहते नहीं डॉक्टर साहब कभी तो थोड़ा बहुत ही सुन लेता है। तो आमतौर पर क्या होता है, विदेशों के अंदर तो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, जब बच्चा जैसे ही पैदा होता है उनकी एक जांच करी जाती है जिससे ये पता लग जाता है कि ये बच्चा सुनता है अथवा नहीं सुनता है। 6 महीने बाद उसकी एक रिपीट जांच करके इसका कंफर्मेशन किया जाता है ताकि ये बिल्कुल पुख्ता हो जाता है कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं। अगर नहीं सुन रहा है तो 1 साल के अंदर ही उसके अंदर ऑपरेशन कर दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो आजकल 9 महीने की उम्र में ही एक ऑपरेशन करके उपकरण लगा देते हैं जिसको कॉकलियर इम्प्लांट बोलते हैं, जिससे ये बच्चा फिर से सुनने लगता है, बोलने लगता है और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाता है। इसमें और दूसरे सामान्य बच्चों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। जी, हमारे जो दर्शक जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो किस प्रकार से नज़र रख सकते हैं या कैसे पता लगा सकते हैं कि क्या कोई समस्या है बच्चे को सुनने में? आमतौर पर ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर आपने बच्चे को आवाज़ दी और बच्चा पलटता नहीं है, घर के अंदर कोई बड़ा बर्तन गिर गया, बच्चा उससे चमकता नहीं है, लोग उसको बुला रहे हैं तो कभी तो वो आ जाता है। अगर मुंह देख रहा है आपका और आपको चेहरे से देख रहा है और आपके हाथ का भी इशारा देख रहा है तो आ जाता है, अदरवाइज बाकी चीज़ों में नहीं सुन रहा है। तो अगर ये बच्चे के अंदर अपन पकड़ लें, जो कि आमतौर पर हम 1 साल की उम्र तक, माँ को तो उससे पहले भी पता लग जाता है कि ये बच्चा नहीं सुन रहा है, क्योंकि आमतौर पर छोटे बच्चे भी अगर तेज ध्वनि होती तो 6 महीने के बाद एकदम से चमक जाते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली इसको अपने ENT सर्जन के पास ले जाना चाहिए और उसकी एक जाँच करते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं बैरा, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। उससे ये पता लग जाता है कि ये बच्चा सुन रहा है कि अथवा नहीं सुन रहा है। अगर नहीं सुन रहा है तो फिर आगे की दिशा में चलते हैं। जी, और हमारे जो अगला सवाल है दर्शक का वो भी हम तक पहुंच रहा है। विपिन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सागर से। हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम नमस्ते, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ सर। वैसे मेरे कानों में कोई समस्या तो नहीं है सर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे छींकते हैं या खांसते हैं तो अचानक से 5-10 सेकंड के लिए कानों में बहुत अच्छा सुनाई देने लगता है, मतलब एकदम कान खुल से जाते हैं और फिर तो नॉर्मली वैसे का वैसा ही हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सर जो मैं अभी सुन रहा हूँ वो थोड़ा कम है। जब छींकते खांसते हैं तो अचानक से बहुत अच्छा सुनाई देने लगता है। तो सर ये कोई समस्या है या फिर ये नॉर्मली होता है? नहीं, ये समस्या है। और क्योंकि जब बीच में आप खुद ही बोल रहे हैं कि जब आप खांसते हैं और छींकते हैं तो आप बेहतर सुनने लगते हैं और अदरवाइज़ आप पूरे टाइम थोड़ा कम सुनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे गले के अंदर एक ट्यूब रहती है जो कान को जोड़ती है, उसको ये स्टेशन ट्यूब बोलते हैं। इसलिए कई बार फ्लाइट के अंदर लोग ये महसूस करते हैं, जब प्लेन ऊपर जाता है तो कान बंद हो जाते हैं, प्लेन नीचे आता है तो कान बंद हो जाते हैं। जुकाम सर्दी के अंदर कई बार अगर हम ऐसे खींच ले तो भी कान बंद हो जाते हैं, क्योंकि उस ट्यूब के थ्रू वो जुकाम जो है कान के अंदर जाके जमा हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरत इस बात की कि आप किसी सागर में हैं, आप तो सागर के अंदर ENT सर्जन है बहुत सारे, उनमें से किसी को आप जाकर दिखाइए। हो सकता है कि आपका पर्दा जो है वो थोड़ा पीछे की तरफ खिसक गया हो, जैसे ढोलक होती है, अगर वो पीछे चली जाए तो ढप ढप करके बजती है, लेकिन आज जब नाक से मुंह से हवा भरेंगे नाक बंद करके तो वो पर्दा वापस अपनी जगह आ जाएगा और आपको खुला लगेगा। ऐसा टेस्ट करके भी आप देख सकते हैं। आप कोई बैलून लें
और उस फुग्गे को फुलाएं तो आप देखेंगे कि आपका कान फिर से खुल गया और आपको अच्छा सुनाई देने लगा। तो आप अपनी ENT सर्जन के पास जाएंगे तो आपको कुछ नेज़ल स्प्रे देंगे, कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, कुछ भाप लेने के लिए बताएंगे, तो जिससे आपका कान परमानेंटली खुला रहेगा। अभी जो बीच बीच में आप अच्छा सुनते हैं उसके बजाय आप पूरे समय अच्छा सुनने लग जाएंगे। जी हाँ, और दर्शकों, जैसा कि विपिन जी का जो सवाल था उससे हमें ये भी समझ में आया है कि कई बार कुछ चीज़ें हमें लगती हैं कि नॉर्मल है या ये परेशानी है। तो अगर आपको भी कान से संबंधित ऐसा कुछ लगता है तो वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ शो में जुड़े हुए हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश दुबे जी। वो आपके सवाल का उत्तर देंगे, तो अपने सवालों को आप हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। बच्चों की बात चल रही है, जैसा कि आपने बताया कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं कई बार, तो क्या कुछ ऐसी ड्यूरेशन रहती है ट्रीटमेंट की भी कि अगर इतने समय में डायग्नोस कर लिया जाए तो जो उपचार है वो बेहतर हो सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें ड्यूरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चे का 1 साल में पता लगा लिया और उसका ऑपरेशन कर दिया तो बच्चा बिल्कुल सामान्य बच्चों जैसा सुनने लगता है और उसके अंदर भाषा का विकास भी हो जाता है। जी। कई बार क्या होता है कि हम अपने पीडियाट्रिशियन लोगों को भी ये शिक्षा देते हैं कि आप ऐसे बच्चों को टालें ना, क्योंकि वो कई बार कह देते हैं कि अभी बच्चा बहुत छोटा है, इसका बाद में ऑपरेशन करेंगे। जो बच्चा 3 साल का होता है उसको सुनकर भाषा डेवलप करने के अंदर ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, उसको AVT जी। थेरेपी देनी पड़ती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो सुनने का हिस्सा होता है, अगर वहाँ पर आवाज़ नहीं पहुँची तो भाषा का विकास नहीं होता। और आप देखते हैं बच्चे आमतौर पर 1 साल में बोलना शुरू करते हैं। तो अगर 1 साल से 3 साल तक भी अगर इन बच्चों का ऑपरेशन हुआ तो ये बच्चे अच्छा बोलते हैं। जी। 5 साल अगर बीत गया और उसके बाद हमने इवन ये ऑपरेशन कर भी दिया तो भी बच्चों में भाषा का विकास अच्छा नहीं होता। जी। उनकी भाषा जो है अटक अटक के बोलती है। इसलिए जो आपने बोला कि उम्र का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए विदेशों के अंदर बच्चा जैसे ही पैदा होता है एक टेस्ट करते हैं, उसका नाम होता है ऑटोकैस्टिक इमिशन, OAE, जिससे जन्म के समय ही पता लग जाता है कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा जी। है। और उसका कंफर्मेशन जो है 6 महीने के बाद एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं बैरा, उसके द्वारा किया जाता है और वहाँ पर 9 महीने से 1 साल में लगभग सभी बच्चों का ऑपरेशन कर दिया जाता है। जी, क्या भारत में भी ये सुविधा है इस अब टेस्ट को करने की? भारत के अंदर ये सुविधा ही नहीं है, बल्कि भारत देश के अंदर भारत सरकार एक प्रोग्राम चलाती है जिसका नाम है एडिप, जिसके तहत ऐसे जो मूक बधिर बच्चे होते हैं इनके लिए वो कॉकलियर इम्प्लांट एक उपकरण होता है जो कि बहुत महंगा आता है, 6.5 लाख रुपए का आता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देती है पूरे देश में। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी एक योजना चलती है जिसका नाम है मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, जिसके अंतर्गत 5 साल तक के ऐसे बच्चे जिनको चिन्हित किया जाएगा, अगर वो जन्मजात मूक बधिर हैं तो उनको मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अंतर्गत 6.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है, जिसके अंदर एक कान के अंदर उसके अंदर कॉकलियर इम्प्लांट लगाया जा सकता है। हालांकि विदेशों में कॉकलियर इम्प्लांट दोनों कान में लगाए जाते हैं, क्योंकि दोनों कान से सुनने से ब्रेन के अंदर उसका समेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन चूंकि कॉस्ट है बहुत बड़ी, तो भी भारत देश के अंदर एडिप की योजना, मध्य प्रदेश मुख्य बाल श्रवण योजना और ऐसी अन्य 9 राज्यों में भी ऐसी योजना चलती है, जिसके अंतर्गत पिछले आप समझ लीजिए 10 साल में लाखों बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट लगे हैं, वो सुन रहे हैं और ये पिछले कई सालों से चल रहा है। कई बच्चे जो है वो आज की तारीख में जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डॉक्टर हैं। इंदौर में एक लड़की जो है वो भरतनाट्यम करती है, म्यूजिक समझती है। जी, और तो उसमें जागरूकता की ज़रूरत है हम जी, जी। सभी को कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में हमें पता हो। प्रदीप साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ मैडम जी। कि ऐसा कहते हैं कि जो बच्चे जन्मजात बहरे होते हैं या जिनको बोलने में सुनने में दिक्कत होती है, वो बोलने में भी उनको दिक्कत होती है, तो इसका साइंटिफिक रीजन समझ में आता है कि सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है और वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कान को बोलने के स्ट्रक्चर से कनेक्ट करता है? बहुत ही सही सवाल पूछा आपने कि, और आपने बहुत ही अच्छा लॉजिक भी दिया, जो सुनेगा नहीं वो बोलेगा कैसे। इंग्लैंड में बच्चा अंग्रेजी सुनता है तो पटर पटर अंग्रेजी बोलने लगता है, यूरोप के अंदर यूरोपियन भाषा बोलता है, हमारे देश में हिंदी बोलता है, गांव के अंदर गांव की बोली बोलता है। सुनने से ही बोलना पूरी तरीके से निर्भर करता है। ये बच्चे जो सुनते नहीं लेकिन जब वो रोते हैं तो वो भी आवाज़ निकालते हैं। इनका दूसरा टेक्निकल सवाल ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिस कारण से बच्चे सुन नहीं पाते। आमतौर पर कान के अंदर 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है बाहरी कान जो हमें दिखता है, दूसरा होता है मध्य कान जो पर्दे और इनर कान के बीच में होता है। इनर कान के अंदर एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं कॉक्लिया। कॉक्लिया के अंदर एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं हेयर सेल्स। ये हेयर सेल्स क्या करते हैं, ये ध्वनि को विद्युत में कन्वर्ट कर देते हैं और तरंगें ब्रेन में जाती हैं और तभी आदमी सुनता है।
इन बच्चों के अंदर जन्मजात हेयर सेल्स का डेवलपमेंट कम होता है और ये जो कॉकलियर इम्प्लांट रहता है इसके द्वारा हम ऑपरेशन करके एक इलेक्ट्रोड एरे उसी कॉकलिया में डाल देते हैं जो कि हेयर सेल का काम करता है, जो ध्वनि को फिर से विद्युत में कन्वर्ट करता है और बच्चा सुनने लग जाता है। बिल्कुल, छोटे बच्चों की ही अगर हम बात करें तो ऐसे में एक तो आपने बताया जन्मजात बहरापन होता है, इसके अलावा समय के साथ भी कुछ ऐसा बहरापन की समस्या देखी जाती है क्या? ये परसेंटेज में रहती है या पूर्णतः बहरा होता है बच्चा? बहुत ही सही सवाल पूछा। बच्चे आमतौर पर 9 साल की उम्र तक बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम होता है। सर्दी जुकाम के अंदर जैसा कि पहले एक एडल्ट व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था, उनके कान के अंदर पानी भर जाता है जी। आमतौर पर स्कूल में से टीचर ही कंप्लेन करती है कि ये बच्चा जो है पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है, और जब ईएनटी विशेषज्ञ उसका परीक्षण करते हैं तो पता लगता है कि इसके कान के पर्दे के पीछे पानी है, क्योंकि इसको सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं मैरिंगोटॉमी, या विदेशों के अंदर तो अक्सर ठंडी देशों में ज़्यादा होता है, तो उसमें ग्रोमेट नाम की चीज़ डाल दी जाती है जिससे बच्चे पूरी तरीके से सुनने लगते हैं। हमारे देश के अंदर कई बार हम ये देखते हैं छोटे बच्चे रहते हैं, खासकर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर, जो गरीब हैं, कई बार जो गाँव में रह रहे हैं, नदी नालों में नहा रहे हैं, उनका कान कई बार बहने लगता है। अब वो कान बहने लगता है तो उसको हमारे यहाँ कोई बीमारी मानते ही नहीं है, जबकि कान इतने महत्वपूर्ण संवेदी अंग है जो ईश्वर ने हमको सुनने के लिए दिए हैं, जिससे बोलना निर्भर करता है। अगर कान बहता है तो पेरेंट्स को तुरंत उसे ईएनटी सर्जन को दिखाना चाहिए, क्योंकि कान के अंदर जो हड्डियां रहती हैं जो ध्वनि के संवहन का कार्य करती हैं, कई बार वो गल जाती हैं, वो हड्डियां बनाई जा सकती हैं, कान का पर्दा जो फट गया है वो बनाया जा सकता है, और ये बच्चे फिर से नॉर्मली सुन सकते हैं। जी, तो आप देख रहे हैं कि इलाज उपलब्ध है, बस आपका अवेयर होना ज़रूरी है। जो भी समस्या है उसे लेकर आप डॉक्टर के पास जाएं। हेमराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं नर्मदापुरम से, उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं हेमराज बकरिया राशि गांव से बोल रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि कानों में कीड़े अंदर चले जाते हैं, तो कोई घरेलू उपाय हो, क्योंकि हॉस्पिटल जाते हैं तो सर टाइम लग जाता है, किस प्रकार से उनको निकला जाए, और एलोपैथी में क्या इलाज है सर? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा हेमराज जी आपने। कई बार गांव के अंदर ही अक्सर होता है कि कान के अंदर कोई कीड़ा चला गया, छोटा कीड़ा चला गया, कई बार बड़े बड़े कीड़े चले जाते हैं, तो उसके अंदर प्राथमिक उपचार ये है कि कान के अंदर इमीडिएटली आप तेल डाल दें। तेल डालने से क्या होगा कि वो जो भी कीड़ा अंदर गया है वो उसमें डूबकर मृत हो जाएगा। अगर वो जिंदा रहा और हरकतें करता रहा तो वो आपके कान के पर्दे पर, आपकी कान की दीवारों पर चोट पहुंचाएगा और आपको काफ़ी उसमें दर्द का सामना करना पड़ेगा। आप लेकिन अगर तेल डाल के उसी करवट लेटे रहेंगे तो 2 मिनट 3 मिनट के अंदर वो कीड़ा मृत हो जाएगा। उसके बाद आप जाएं डॉक्टर के पास और उसकी डेड बॉडी को निकलवा लें। कई बार तेल डाल के अगर आप छोड़ देंगे तो वो चूँकि जीव अवशिष्ट पदार्थ है तो वो सड़ेगा, आसपास की कैनाल को, पर्दे को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए तेल डाल के फिर आप चले जाएं चिकित्सक के पास, उसको सक्शन करके निकाल देगा, और अगर कोई घाव हुआ भी रहेगा उसकी ड्रेसिंग कर देगा जिससे वो फिर से नॉर्मल हो जाए। जी, अब बहुत सारे लोग होते हैं गुनगुना तेल डालते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक है कि गुनगुना तेल डालना है या फिर नॉर्मल भी डाल सकते हैं रूम टेम्परेचर वाला? नहीं, आप सही कह रही हैं। देखिए पुराने ज़माने में गांधी जी भी कान में तेल डाला करते थे और हमारी माता जी भी बोलती थी कि कान में तेल डालो, लेकिन आजकल जो नवीनतम खोज हुई है उसके अंतर्गत ये बोला जाता है कि कान के अंदर न गुनगुना तेल न ठंडा तेल, किसी भी तरीके का पदार्थ कान में डालने की ज़रूरत नहीं है। कान के अंदर जो वैक्स बनता है, कई बार अपन देखते हैं कि मैल बहुत जम गया और उसको निकलवाने जाते हैं जी। तो अपन जब काड़ी बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो वैक्स अंदर चला जाता है, इसलिए बाहर नहीं आ पाता। इसलिए कान के अंदर कभी भी कोई बड नहीं डालनी चाहिए। बड डालने से वो ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर फिर आप नहीं निकाल पाएंगे, उसको डॉक्टर ही निकालेगा। तो जो लोग कान के अंदर छेड़ाछाड़ी नहीं करते उनके अंदर ना तो मैल जमता है, ये वैक्स जो बनता है ये अपने आप बाहर आता जाता है, और वैक्स जरूरी है क्योंकि वो धूल की कणों को अंदर जाने से रोकता है। जी। तो आजकल सैद्धांतिक रूप से यह है कि कान के अंदर कोई भी चीज़ नहीं डालना है, ना ही कान को क्लीन करना। इवन नहाने के बाद भी अगर आपको लगता है कान में पानी, तो उसी करवट आप 5 मिनट लेट जाइए, वो बाहर निकल जाएगा। आपको बर्ड, रुई, कपड़ा ये सब डालने की आवश्यकता नहीं। जी, बहुत सारे लोग होते हैं कि आसपास जो भी चीज़ होती है बस उसको, अगर खुजली हो रही है तो फिर कान में डाल लेंगे, तो क्या इससे कुछ इन्फेक्शन वगैरह की होने की संभावना रहती है? बिल्कुल, इससे इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, और कई बार ये आपकी छोटी छोटी हरकत आपके कान को ऐसी क्षति पहुंचाती है कि फिर आपको बड़े उपचार के लिए जाना पड़ता है। इसीलिए आमतौर पर कान में खुजली कब होती है? बरसात के अंदर ज़्यादा होती है। या ऐसे लोग होते हैं जिनके बालों में डैंड्रफ होता है। अगर आपके बाल के अंदर रूसी है
वो रूसी कान के अंदर जाती है, वो एक तरीके का फंगस होता है, फिर आपने नहा लिया और ये फंगस फिर मल्टीप्लाई होकर आपके कान के अंदर दर्द भी पैदा करता है और खुजली भी पैदा करता है। तो इसीलिए अगर आपको कान में खुजली हो रही है तो आप जाएं डॉक्टर के पास, वो आपको एक ड्रॉप दे देगा जिससे खुजली मिट जाएगी। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें ताकि वो डैंड्रफ जो है वो कान के अंदर बार बार नहीं जाए। दोनों का एक साथ उपचार करें, सल के डैंड्रफ का और कान के फंगस का, तो फिर आप इससे मुक्ति पा जाएंगे। बिल्कुल, बच्चों की हमने बात की, साथ ही साथ हम बड़ों के बारे में भी जान लेते हैं कि कान से संबंधित क्या कुछ समस्याएं होती है, जैसे कुछ आपने बताया है, इसके अलावा और क्या क्या बीमारियां या समस्याएं होती हैं? बड़ों में आमतौर पर देखा जाए तो कान के पर्दे के अंदर छेद होना बहुत कॉमन है। हम अपनी ओपीडी में जब पेशेंट देखते हैं तो आप समझ लीजिए कि 20 से 25% पेशेंट इसी बात के होते हैं जिनके कान के पर्दे में छेद रहता है। कान के पर्दे में छेद होने पर आजकल उसका उपचार माइक्रोस्कोपिक ईयर सर्जरी है। माइक्रोस्कोप से देख के ईयर सर्जरी करते हैं। कान का पर्दा जो यहीं से एक टिश्यू होता है उसको निकाल लेते हैं और पर्दा बना देते हैं। सुबह ऑपरेशन होता है, शाम को छुट्टी हो जाती है जी। और 3 महीने के अंदर ये पूरी हीलिंग हो जाती है और फिर से व्यक्ति सुनने लगता है। क्योंकि अगर हम जिनके भी पर्दे में छेद होता है उसको अगर हम उनका ऑडियोमेट्री कराएं या सुनने की जांच कराएं तो ये पता लगता है कि वो कुछ ना कुछ कम सुनते हैं। 2 तरीके के छेद होते हैं। एक तो छेद होता है पर्दे के अंदर। कई बार क्या रहता है कि कान की जो हड्डी रहती है वही सड़ने लगती है। ऐसे लोगों को जब डॉक्टर सक्शन करता है तो कई बार चक्कर आने लगता है क्योंकि कान के अंदर बैलेंस का सिस्टम भी रहता है। तो जब भी अगर हड्डी सड़ रही है तो फिर उसके लिए थोड़ा बड़ा ऑपरेशन होता है, लेकिन वो भी ऑपरेशन सुबह होता है और शाम को छुट्टी हो जाती है। 3 तरीके की हड्डियां रहती है कान के अंदर, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। अगर वो घुल गई हैं तो साउंड का परिवहन नहीं होगा, तो उसकी जगह अपन कान के अंदर के ही टिश्यू से हड्डी बना देते हैं और पर्दा लगा देते हैं, तो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं जी। अगर आप इसको ऑपरेशन को नहीं कराते मान लीजिए तो फिर यही होता है कि धीरे धीरे वो टॉक्सिन जो रहते हैं वो कॉक्लिया जो सुनने का सिस्टम है उसके अंदर जाने लगते हैं और आपकी नस कमजोर होने लगती है। फिर इवन ऑपरेशन करने के बाद भी आपको सही सुनाई नहीं देता और आपको हियरिंग एड का सहारा लेना पड़ता है। जी, ये जो पर्दे की आपने बात की, जो नया पर्दा लगाया जाता है, तो क्या वो इक्वली उतना ही इफेक्टिव होता है, अच्छा सुनाई देता है उससे भी? कई बार अच्छा सुनाई देता है, बिल्कुल बराबर। उसकी सक्सेस रेट है 95%। कई बार जैसे हम साउंड को सुनाई देने को डेसिबल के अंदर नापते हैं, हो सकता है कि नॉर्मल से 5 या 10 डेसिबल कम रहे, लेकिन आपके दैनिक दिनचर्या में वो बिल्कुल सामान्य कान की तरह काम करता है और उसमें कोई भी परेशानी नहीं आती। जी बिल्कुल। इसी के साथ सागर से वैशाली जी हमारे साथ जुड़ गई हैं कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। मैम मेरी मम्मी है, उनको कम सुनाई देता है, वो मशीन लगाती है तब भी उनको कम सुनाई देता है। आप बताओ मैं क्या करूं? ऑपरेशन की डॉक्टर ने मना कर दिया। अब देखिए, जैसे रीमा जी ने जो सवाल बोला है वो बहुत ही सही सवाल है कि कई बार कई लोगों को हियरिंग एड से फ़ायदा नहीं होता। हुआ क्या कि आपको कम सुनाई दे रहा है, आपने हियरिंग एड का इस्तेमाल नहीं किया बहुत दिनों तक, और बाद में जब आपने हियरिंग एड का इस्तेमाल किया तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे शोर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, अच्छा सुनाई नहीं दे रहा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कॉक्लियर इम्प्लांट मैंने बताया आपको जन्मजात मूक बधिर बच्चों में, हमारे देश में तो बच्चों में होता है, लेकिन विदेशों में आजकल ये कॉक्लियर इम्प्लांट एडल्ट्स में ज़्यादा हो रहा है, प्रौढ़ लोगों में ज़्यादा हो रहा है। किन लोगों में? जिन लोगों को सुनाई देने में हियरिंग एड से भी फ़ायदा नहीं होता, उनको हम कॉक्लियर इम्प्लांट लगाते हैं और वो फिर अच्छी तरह सुनने लगते हैं। मैं आपसे एक जयपुर का एक व्यापारी आया था मेरे पास जो कि 80 साल का था जी। उसने मुझे बोला कि मैं 80 साल का हूँ, मेरा 100 करोड़ रुपए का बिजनेस है, लेकिन डॉक्टर साहब आप मेरी उम्र देख के मुझे मना मत करिएगा सर्जरी के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे जो बिजनेस करते हैं मैं उन पर कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आपका मैं कॉक्लियर इम्प्लांट करूंगा। और आप यकीन मानिए कि मैंने उसका 4 साल पहले कॉक्लियर इम्प्लांट किया था। वो हर दिवाली पर मुझे मिठाई और ग्रीटिंग भेजता है और वो अच्छी तरह सुनता है और अपने सारे काम करता है। तो एडल्ट लोगों के अंदर भी कॉक्लियर इम्प्लांट उतना ही इफेक्टिव है। चूंकि वो लोग पहले से ही सुन रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा थेरेपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन कॉक्लियर इम्प्लांट में जो आवाज़ की क्वालिटी रहती है वो थोड़ी सी अलग रहती है। हमारी जो आवाज़ की क्वालिटी रहती है वो एकॉस्टिक रहती है जी। जो उनकी आवाज़ की क्वालिटी रहती है कॉक्लियर इम्प्लांट को इलेक्ट्रॉनिक रहती है, जैसे रोबोटिक आवाज़ आती है। आप अगर पेशेंट को पहले से ही अच्छी तरह समझा देंगे और वो लोग अगर इससे कराएंगे तो फिर वो लोग काफ़ी खुश रहते हैं, जैसे कि वो जयपुर का हमारा पेशेंट खुश है। जी, जैसा वैशाली जी का सवाल था कि अगर किसी कोई ऐसा पेशेंट है जिसने मशीन तो लगा ली है लेकिन सुना ही नहीं दे रहा है ढंग से और ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है, तो इसका भी कुछ सोल्यूशन है, बीच का रास्ता कुछ? तो यही है ना, तो यही वाला है। सोल्यूशन ये है कि ऑपरेशन उसका हो सकता है, सुनने की हड्डी का या पर्दे का ऑपरेशन नहीं होगा, तो उसके ऑपरेशन करके कॉक्लियर इम्प्लांट लगाया जाएगा उसको। इसमें एक बात जरूर है कि कॉक्लियर इम्प्लांट का इलाज थोड़ा महंगा है।
अब 6.5 लाख रुपए सरकार बच्चों के लिए तो दे रही है, लेकिन एडल्ट लोग, जैसे मैंने अभी हाल करीब 15-20 एडल्ट लोगों के कॉकलियर इम्प्लांट अब तक किए हैं जी। तो उनमें जो 6.5 लाख रुपए का खर्च आता है उनको खुद ही वहन करना पड़ता है। तो वैशाली जी, आप फिर भी जो ENT हैं स्पेशलिस्ट, उनके पास जाके एक बार ज़रूर दिखा सकती हैं। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनकी शिकायत होती है कि कुछ ऐसे आवाज़ सुनाई दे रही है कानों में, और वो सुनाई हो सकता है लंबी देर तक के लिए दे रही है कि घंटी बज रही है उस टाइप की आवाज़, या फिर थोड़े समय के लिए है। तो क्या होता है ये? कान के अंदर आवाज़ आना, कई लोग बोलते हैं कि हमें घुंघरू की आवाज़ आ रही है, कई लोग बोलते हैं कि हमें ट्रेन की पटरी की आवाज़ आ रही है। इस चीज़ को बोलते हैं हम टेनिटस। और टेनिटस के बारे में ये कहा जाता था, अब तक ये लाइलाज है, मरीज को इन आवाज़ों के साथ रहना सीखना पड़ेगा। और इसका इलाज होता था टेनिटस रीट्रेनिंग थेरेपी। जैसे कि हम जिंदगी में बहुत सारे वातावरण में होने वाले आवाज़ के साथ जीते हैं। हम सोते हैं, हमारे फ्रिज का कंप्रेसर बोल देता है, हमारे AC का कंप्रेसर बोलता है, हम उन सब चीज़ों के अभ्यस्त हो जाते हैं। ऐसे ही कान के अंदर जो आवाज़ आती है उसके लिए टेनिटस रीट्रेनिंग थेरेपी दी जाती है। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि कुछ दवाइयाँ आ गई हैं जो देते हैं हम। कई बार कुछ कान के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कुछ मरीजों को फ़ायदा मिलता है। ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जिनको कान में आवाज़ आती है और साथ में कान में सुनाई भी नहीं देता, ऐसे पेशेंट में कई बार अगर हम कॉकलियर इम्प्लांट करते हैं या कई बार ऐसे पेशेंट को हम हियरिंग एड देते हैं तो उनका टिनिटस थोड़े समय के लिए कम हो जाता है। तो ये थोड़ी सी एनॉइंग सिचुएशन है, व्यक्ति को परेशान करती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको ट्रीटमेंट के सारे ऑप्शन बताए जाए, तो काफ़ी हद तक टिनिटस पे भी अब हम विजय पा रहे हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, तो नाक कान गला विशेषज्ञ हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश दुबे जी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे है ही। अगर आपको कंसल्टेशन लेना है तो आप एक फ़ोन कॉल के द्वारा ले सकते हैं, अपना सवाल आप हमें सीधे पूछ सकते हैं। जो नंबर है वो टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको दिखाए जाते रहेंगे। साथ ही साथ अब हम ये भी जान लेते हैं, अब बड़े लोगों की बात चल ही रही है, तो ऐसे में क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? बड़े भी और साथ में युवा लोग भी। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। आवाज़ का आजकल बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। कोविड के एरा में उसने हमको ये सिखाया कि कान के अंदर हमको हेडफोन लगाना है, ईयरफोन लगाना है। आजकल हम देखते हैं कि जगह जगह बच्चे जो हैं, युवा जो हैं, वो तेज़ म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, तेज़ म्यूज़िक में जाते हैं। हर जगह जो है शोर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस के चांसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो पता लगा रात भर पिक्चरें देख रहे हैं, रात भर हेडफोन लगाए हुए हैं, तो इनको बहुत सारे नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होने लग गए हैं। उनके सुनाई देना कम हो गया है, उनको टिनिटस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। कई लोगों का इत्तेफाक से प्रोफेशन ऐसा रहता है, जैसे कि कई लोग जो एयरपोर्ट पर काम कर रहे हैं, कई लोग जो किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इवन ट्रैफिक पुलिसमैन जो बहुत ही ज़्यादा हाईली ट्रैफिकेटेड एरिया के अंदर खड़े हुए हैं। मैं जब अपने PG में था तो मैंने एक थीसिस बनाई थी, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस इन ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ भोपाल। तो हमने ये देखा था कि भोपाल टाकिज, अल्पना टाकिज, भारत टाकिज के इलाकों में जो ट्रैफिक पुलिसमैन रहते थे उनको हियरिंग लॉस पाया गया, जबकि अरेरा कॉलोनी और जो क्वाइसेंट एरिया थे वहाँ पर इतना नहीं था। तो हमने फिर ये रिकमेंडेशन करी थी कि आप जो है इन लोगों की ड्यूटी आपस में बदला करें। तो लंबे समय तक जो लोग ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं किसी ऑफिस के अंदर, तो ऑफिसेज में ये ध्यान देना चाहिए कि उनकी ड्यूटी बदली जाए, उनको तेज नॉइज़ के एरिया से कम नॉइज़ के एरिया में लाया जाए। एयरपोर्ट पर आप देखते हैं आजकल लोग जो ईयर मफ्स लगाए रहते हैं, तो हमको किसी भी स्थिति में, दिवाली दशहरा आ रहा है, हमें कई बार दिवाली के बाद बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं कि रस्सी बम कान के बगल में फूट गया डॉक्टर साहब, तब से कान में सन आवाज़ आ रही है और आवाज़ भी सुनना कम हो गई है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस से आप बचे रहें। जी, ऐसे व्यक्ति जिनका प्रोफेशन ऐसा है कि उन्हें ईयरफोन का यूज़ करना पड़ता है, कॉल सेंटर में काम करते हैं या फिर इसी से संबंधित है, एडिटिंग का काम करते हैं, तो क्या कुछ ऐसी ड्यूरेशन है कि इतने घंटे तक लगाना सेफ रहता है या फिर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए? नहीं, आमतौर पर देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जिसके अंदर हमको ये हेडफोन लगाने पड़ते हैं और आप लगाएंगे ही लगाएंगे। आपने जैसे जिन प्रोफेशंस के नाम दिए उनके अंदर ये एसेंशियल है कि उनको लगाना है। तो उसके अंदर एक तो ये रहे कि जो आपकी ध्वनि अंदर आ रही है उसकी जो डेसिबल है वो ध्वनि थोड़ी तेज ना हो बहुत ज़्यादा, और दूसरा हर 2 घंटे के बाद आप एक 10 मिनट का रिलैक्सेशन लें जी, और थोड़ा सा घूम लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बनस्पति की कंटिन्यूस आप जो कई लोग मैंने देखा फ़ोन पर बात करते हैं, मैं देखता हूँ कि वो 1-1, 2-2 घंटे फ़ोन पर लगे रहते हैं।
मैं पूरी वॉक ख़त्म कर लेता हूँ और उनका फ़ोन ही नहीं हटता। आखिर ऐसी कौन सी बात फ़ोन पर चल रही है? जी। तो इन चीज़ों को भी दूर करने की ज़रूरत है कि बिल्कुल। हम थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, साउंड के अंदर थोड़ा संयम बरतें। और अगर हम जुडिशियसली उपयोग करेंगे तो हमारे कान लंबे समय तक काम करेंगे। अगर आप उसको ओवर यूज़ करेंगे तो बर्नआउट हो जाएंगे और फिर आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि सुनना एक ऐसा संवेदी अंग है कि एक लेडी थी हेलन केलर, जिन्होंने ब्रेल की लिपि का आविष्कार किया। तो वो जन्मजात अंधी भी थी और वो जन्मजात बहरी भी थी। जी। उनसे एक बार किसी ने ब्रेल में लिखकर पूछा कि अगर अगले जन्म में ईश्वर आपको बोले कि आप किस डिसेबिलिटी के साथ पैदा होने चाहेंगी, तो उन्होंने बोला, इट इज़ बेटर टू बी डेफ देन ब्लाइंड, इट इज़ बेटर टू बी ब्लाइंड देन डेफ, क्योंकि डेफनेस जो है वो आपको सोसाइटी से डिसोसिएट कर देती है। आप जैसे ही बहरेपन में जाते हैं, आप समाज के अंदर आपका कनेक्शन टूट जाता है। और हमने ये देखा है और काफ़ी शोध के द्वारा सिद्ध हुआ है कि जिन लोगों को डेफनेस रहती है उनको ब्रेन की डिजेनरेटिव डिसीजेस वो ज़्यादा आती हैं। जब तक आप सुनते रहते हैं, आपके कॉग्निटिव फंक्शन कम करते हैं, जी। तो आप बेहतर ज़िंदगी जीते हैं। आपके मन में भी कोई सवाल है तो वो सवाल आप अपने तक ना रखें बल्कि हम तक पहुंचाएं, क्योंकि डॉक्टर हमारे साथ है ही आपके हर सवाल का उत्तर देने के लिए। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए, 0755 266 0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 233 0040। तो सबसे पहले तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो क्या कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि जब वो गर्भवती है तभी बच्चे में कुछ कान से संबंधित डिफेक्ट डेवलप हो जाए, या फिर अगर कुछ ध्यान नहीं रखा है चीज़ों का महिला ने जो गर्भवती है तो भी परेशानी जा सकती है बच्चे में? बहुत सही सवाल पूछा आपने। आम तौर पर यदि माता को डिलीवरी फुल टर्म के पहले हो जाती है या कई बारी सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर, जब बच्चा बाहर आता है उस समय लंबा समय लग जाता है। बच्चा जब बाहर आता है कई बार तो उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब बच्चे को कई बारी हमको आईएनसीयू में रखना पड़ता है, या कई बारी ऐसे बच्चे जिनको पीलिया जो है लंबे समय तक बना रहता है, ऐसे बच्चों के अंदर जन्मजात बहरे होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जन्मजात बहरे बच्चे जो रहते हैं उसमें से 30% बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको हम बोलते हैं सिंड्रोमिक बच्चे। जी। मतलब उनके अंदर कान की खराबी के साथ साथ हो सकता है कि उनके दिल के बाउल में खराबी आए, उनकी आंखों के अंदर खराबी आए। ऐसे सिंड्रोम, मतलब 2-3 चीज़ें उनमें जन्मजात खराब रहती हैं। इसलिए ऐसे बच्चों का पीडियाट्रिशियन चेकअप, कार्डियक चेकअप, ऑप्थेल्मिक चेकअप, ये सब कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता लग जाए कि इनके अंदर और कौन कौन से विकार हो सकते हैं। जी। रहा सवाल महिलाओं का, तो ये देखा गया है कि महिलाएं जो गर्भवती होती हैं, कई बार बच्चा डिलीवर करने के बाद अचानक उनके सुनाई देने में कमी आ जाती है। तो ये जो कमी आती है उसको हम बोलते हैं ऑटोस्क्लेरोसिस। जी। इसके अंदर कान के अंदर जो 3 हड्डियां रहती हैं जो ध्वनि को संवहन करती हैं, और महिलाओं में ये ज़्यादा बीमारी देखने को मिलती है, हालांकि पुरुषों में भी मिलती है। आखिरी हड्डी जो रहती है स्टेपीज नाम की, वो फिक्स हो जाती है, इसलिए लोग सुनते नहीं हैं। जी। तो इसके अंदर क्या करते हैं, उस आखिरी हड्डी को निकाल कर उसकी जगह एक पिस्टन लगा देते हैं और इस ऑपरेशन को बोलते हैं स्टेपेडेटोमी। और इस ऑपरेशन के तुरंत बाद ही मरीज सुनने लगता है और इसके बड़े चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं। हालांकि ये क्यों होता है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। कई बार इस ऑपरेशन के 10 साल बाद तक व्यक्ति एक ही कान में ऑपरेशन से अच्छा सुनता है। कई बार हो सकता है कि दूसरे कान के अंदर ये प्रोसीजर करना पड़े, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं और मरीज को तुरंत सुनाई देने लगता है। जी, हम ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं, परेशानी की बात कर रहे हैं। कोई बच्चा है जन्मजात, जैसे ही उसने जन्म लिया है और देखा कि उसके तो कान ही नहीं है, तो ऐसे में क्या ट्रीटमेंट होता है? आपने जिस कंडीशन का नाम लिया उसको बोलते हैं एनोशिया, कि बच्चे के कान नहीं। कई बार बच्चे का एक कान तो अच्छा बना हुआ है, दूसरी कान में केवल एक बड है। तो ऐसे बच्चे कई बार सुनते नहीं क्योंकि ये पूरा हिस्सा बंद हो गया है। अगर हम ही अपने कान के अंदर कुछ घुसेड़ लें तो हमें सुनाई नहीं देगा। तो ऐसे बच्चों का भी हम टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं बैरा, जिससे ये पता लगता है कि अंदर की नस तो जिंदा है कि नहीं। अगर नस जिंदा है तो ऐसे बच्चों का एक विशेष ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं बाहा। ये होता है बोन एंकर्ड हियरिंग एड। बाहा एक बैंड सरीका आता है, उसको लगा देते हैं और हम ये टेस्ट करते हैं कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं। बच्चा इमीडिएटली बोलता है कि उसको अच्छा सुनाई दे रहा है। तब उन बच्चों को हम ऑपरेशन करके ये बोन एंकर्ड हियरिंग एड लगा देते हैं और ये बच्चे सुनने लगते हैं। और जिनके कान नहीं है उनको भी बनाया जाता है, लेकिन उसके लिए आवश्यकता इस बात की कि बच्चा कम से कम 7 साल का हो। 7 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसकी एक पसली जो रहती है उसको निकाल लेते हैं। उस पसली से कान का पूरा फ्रेमवर्क बनाया जाता है स्टील के वायरों से जोड़कर,
और उसके बाद उसको जो है चमड़ी के अंदर डाल दिया जाता है और एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है जिससे उसका कान जैसी आकृति जो है इस कान से एक टेम्पलेट बनाते हैं और इस तरीके से कान जो है उनका बना दिया जाता है और जो कि कॉस्मेटिकली काफ़ी एक्सेप्टेड रहता है। और इस तरीके के ऑपरेशन की शुरुआत जो है जापान में एक नगाटा थे उन्होंने करी थी, लेकिन अब इंडिया के अंदर भी करीब 5 सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर जिनके कान नहीं हैं उनके कान बनाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम आम तौर पर लोगों की बात करें तो कान में खुजली होती है या फिर उनके कान से जैसे पस आने लगती है, क्या कुछ कारण होते हैं इनके? कान में खुजली होने का सबसे बड़ा कारण फंगस है, जैसा मैंने आपको बताया। कई बार फंगस के अंदर आप जब कान खुजाते हैं तो कान के अंदर बाल तोड़ हो जाता है, उस समय अगर हम कान को दबाते हैं तो पेशेंट को बहुत ही सीवियर पेन होता है। इसका ट्रीटमेंट सिंपल होता है कि अपन एंटी फंगल ट्रीटमेंट देते हैं, एंटी फंगल ऑइंटमेंट देते हैं, जिससे फंगस हट जाता है। और कई बार अगर कान मान लीजिए बहरा और पर्दे के अंदर छेद है तो उसको आप पहले दवाई देकर सुखा देते हैं और फिर बाद में ऑपरेशन करके उसको ठीक कर देते हैं, जिस ऑपरेशन को बोलते हैं टिम्पेनोप्लास्टी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे धूम्रपान की अगर हम बात करें या फिर ऐसी कोई आदतें हैं जिनकी वजह से कान से संबंधित कोई समस्या हो सकती है? बहुत ही सही सवाल पूछा आपने। धूम्रपान एक ऐसी चीज़ है जो कान की श्रवण क्षमता पर बहुत ही विपरीत असर डालती है। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि एक ट्यूब होती है जो गले से कान को जोड़ती है, आप जब धुआं लेते हैं तो वो उस ट्यूब के आजू बाजू भी जाती है। आपने अक्सर देखा होगा स्मोकर्स लोगों को स्मोकर कफ होता है, वो अचानक से जी। ऐसे खांसते हैं तो वो स्टेशन ट्यूब के आजू बाजू वो कफ जमा हो जाता है। तो ऐसे लोगों को कान के पर्दे में सूजन, कान के अंदर सन सन की आवाज़ आना, और धूम्रपान आप जानती हैं कि छोटी छोटी जो हमारी ब्लड वेसल्स रहती हैं उनको प्रभावित करती है, इसलिए धूम्रपान करने वालों को कार्डियक अटैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी। हमारी जो कॉकलियर रहती है, सुनने का जो यंत्र रहता है, उसको भी सप्लाई करने के लिए बहुत ही पतली कॉकलियर आर्टरी होती है, तो कई बार उसके अंदर क्लॉट जम जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए कई बार जो धूम्रपान करने वाले लोग रहते हैं उनको सडन हियरिंग लॉस डेवलप हो जाता है। जी। तो धूम्रपान करना कहीं से भी मतलब सुनने के लिए और ख़ासकर नाक कान गला तीनों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। बिल्कुल, चक्कर की भी बात आपने की, तो बिल्कुल अगर दर्शकों आपको भी कोई ऐसी समस्या है कि चक्कर आते हो और उसका आपको कहीं इलाज समझ में नहीं आ रहा हो या फिर पता ही नहीं चल रहा हो कि प्रॉब्लम आखिर क्या है, तो क्या वो कान से संबंधित भी हो सकती है, ये हम जानते हैं डॉक्टर से। ये भी आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आम तौर पर लोगों को जब चक्कर आते हैं तो वो न्यूरो फिजिशियंस के पास दौड़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक एंटिटी होती है जिसे बोलते हैं बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो। आदमी जब करवट लेता है तब उसको चक्कर आता है बहुत तेज़, थोड़े समय के लिए, फिर ठीक हो जाता है। जी। कई बार आदमी किचन में सामान ऊपर निकाल रहा है तो उसको चक्कर आ गया, कभी आगे झुक गया तो उसको चक्कर आ गया। ये सारी चीज़ें जो हैं बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो की तरफ इशारा करती हैं। यदि व्यक्ति यंग है, 20 साल से 50 साल तक की उम्र है, तो उसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वर्टाइगो इज ए बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो, जो कि कान के अंदर एक वेस्टिबुलर सिस्टम रहता है जो बैलेंस के लिए उत्तरदायी रहता है, जो बिल्कुल सुनने के सिस्टम के बगल में होता है। इसीलिए जो 8वीं नर्व होती है जो आपने अपने बायोलॉजी में पढ़ी होगी, जिसको बोलते हैं ऑडियो वेस्टिबुलर नर्व, जो सुनने के लिए और बैलेंस के लिए उत्तरदायी होती है। तो जिन लोगों को भी सुनाई देने में कमी आती है, कई बार उनका बैलेंस भी गड़बड़ा जाता है, तो ऐसे के अंदर हम कुछ दवाइयाँ देते हैं ताकि पेशेंट को सिम्टम्स में कंट्रोल आ जाए। लेकिन मेन जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो कुछ एक्सरसाइज होती हैं। जी। एक एप्लीज मैनूवर होता है और एक और एक्सरसाइज होती है जो घर में हम पेशेंट को करने के लिए बोलते हैं, और वो एक्सरसाइज उसका ट्रीटमेंट होता है। तो व्यक्ति को गोली लेके अपने एक्यूट सिम्टम्स पे काबू पा लेना चाहिए, फिर जो डॉक्टर आपको एक्सरसाइज बताए घर में करने के लिए, तो एक्सरसाइज आप करें तो फिर आप इससे बचे रहेंगे। तो हम ये जान लेते हैं, क्योंकि आमतौर पे मैंने भी ये चीज़ देखी थी कि अगर बच्चों को बहुत तेज़ कोई थप्पड़ मार दे, बोला भी जाता है कि कान पे थप्पड़ मत लगाओ, कान का पर्दा फट सकता है, तो ऐसे भी क्या असली में ऐसा कुछ होता है? ऐसा होता है, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे घर के अंदर ही कई बारी लोग गुस्सा होकर, कई बारी स्कूल के अंदर टीचर गुस्सा होकर बच्चों के ऊपर चांटा मार देते हैं, और चांटे से कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास मरीज़ आता है और हम उसका जब देखते हैं ऑटो एंडोस्कोप से कान, तो उसके कान का पर्दा फटा हुआ रहता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि मैंने कई बार ऐसा देखा कि पति जो है अपनी पत्नी को लाए और उन्होंने बोला कि इसका कान देखिए, तो मैंने जैसे ही देखा तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब हम जरा एक जगह से टकरा गए थे, इसलिए हमारे कान में ऐसा हो गया। जैसे ही मैंने एंडोस्कोप देखा कान का पर्दा फटा हुआ, तो मैंने कहा नहीं, ये तो लगता है किसी चांटे से फटा हुआ है। तो पति देव तो कुछ बोल नहीं रहा और पत्नी जो है वो उनके आंसू बहने लग गए एकदम से। तो हमारे यहाँ ऐसा कई बार ही होता है। तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि कान जो है एक बहुत ही संवेदी अंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो भगवान ने हमको दिया है।
आपको अगर किसी के प्रति अपना क्रोध प्रदर्शित करना ही है तो उसके पीठ पर करें या कहीं और ऐसे अंग पर, कान पर ना करें, क्योंकि कान का पर्दा कई बार जो फटता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है कि वो खुद ब खुद रिकवर हो जाता है अगर छोटा छेद है तो। जी। 1 महीने तक अगर कान को हम ऐसे ही छोड़ दें और कुछ नहीं करें तो अपने आप रिकवर हो जाता है। लेकिन कई बार क्या रहता है कि अगर छेद बड़ा हो गया है तो फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ। और ऑपरेशन करना पड़ता है और वो डेफिनेटली ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहता है। जिस किसी का भी कान का पर्दा इस तरीके से ट्रॉमेटिक, कई बार लोग कान के अंदर पता लगा कुछ कहानी कर रहे हैं, अचानक से बच्चा टकरा गया और पर्दे के अंदर छेद हो गया। जी हाँ। तो ऐसे भी इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं। बच्चे खुद ही कान के अंदर, कई बार हम जब कान एग्जामिन करते हैं देखते हैं अंदर नीले रंग के पेन चले हुए हैं, लोग पढ़ते रहते हैं और कान को। जी, तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। शायद इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता है, शायद महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है इम्पोर्टेंस कान का। लेकिन उन लोगों से पूछिए जो कि समस्याओं से जूझ रहे हैं कान संबंधित, उनसे पूछिए आपके कितना लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं और जो कि हम नहीं चाहते हैं। साथ ही जो स्विमर्स होते हैं, अगर वो छोटे बच्चे हैं या बड़े स्विमर्स भी हैं, तो कान से संबंधित कुछ ऐसे इन्फेक्शंस उनमें देखे जाते हैं या कुछ समस्याएं होती हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि जब गर्मी आती है और सब बच्चे स्विमिंग पूल जाने लगते हैं, बड़े भी जाने लगते हैं, तो उस समय हमारे पास कान के पेशेंट ज़्यादा आने लगते हैं। कई बार जो स्विमिंग पूल के अंदर केमिकल डाला जाता है जी। उससे कई लोगों को कान के अंदर जो है इरिटेशन हो जाता है, कान के पर्दे पे सूजन आ जाती है। कई बार बच्चे जो रहते हैं वो नाक से भी पानी पी लेते हैं और यूस्टेशन ट्यूब की तरह वो कान के अंदर चला जाता है, तो उससे भी उनको प्रॉब्लम आती है। कई बार मान लो कान के अंदर थोड़ा सा वैक्स है और पानी अंदर चला गया तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब अब तो बिल्कुल ही कान बंद हो गया हमारा। तो डेफिनेटली स्विमिंग के करने, इसकी शुरुआत करने से कई बार कान के अंदर चूंकि पानी ज़्यादा जाता है तो फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। तो अगर कोई भी समस्या हो तो आप दिखा लें। मैं स्विमिंग बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको अगर कोई भी समस्या आती है तो आपको दिखाना चाहिए। और आजकल स्विमर्स के अंदर हेड आते हैं, ईयर कैप्स आते हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए आप डाइव कर रहे हैं तो अचानक से आपके कान के अंदर तेज थ्रस्ट नहीं लगे, अगर आप रेगुलर डाइवर हैं तो कोई बात नहीं। जी हाँ। तो इन सब चीज़ों का प्रिकॉशन हमको लेना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ लोग मतलब खेल खेल में बच्चे ज़्यादा करते हैं कि कान के पास जाना और बहुत तेज फूंक देना या फिर चिल्ला देना, तो क्या इससे भी कुछ प्रॉब्लम जा सकती है? कहीं पर भी अगर कान के पास प्रेशर चेंज होगा, मान लीजिए कोई फुटबॉल आके तेज से कान में टकराई, तो भी उससे जो है कान के पर्दे फटने की संभावना रहेगी। जी। साथ थोड़ा सा कान में तेजी से बोलना या उससे इतना खेल में करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली तेज कोई भी प्रेशर अगर कान के ऊपर जाएगा तो कान का पर्दा बहुत ही संवेदी होता है और उसके अंदर चोट लगने की संभावना हो जाएगी। जी, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो अवेलेबल है। डॉक्टर साहब ने हमें बता ही दिया है कि अगर आपको कोई भी समस्या है तो उसका जो उपचार है वो संभव है और उपलब्ध भी है, तो आपको डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है। लेकिन क्या कुछ एडवांसमेंट किए गए हैं उसके बारे में भी हम जानते हैं, आगे क्या होने वाला है या फिर अभी हाल फिलहाल में क्या कुछ एडवांसमेंट हुए हैं इस फील्ड में? कान के अंदर आमतौर पर जो ऑपरेशन होता था उसके अंदर कान के अंदर पीछे चीरा लगा के हम लोग माइक्रोस्कोप से देख के ऑपरेशन करते थे। लेकिन अभी नए पद्धति में ऐसा हो गया कि एंडोस्कोप्स आ गए हैं जी। जिनको ऑटो एंडोस्कोप कहते हैं। उनको हम ऐसे ऑपरेशन जो कि ज़्यादा बड़ा छेद नहीं है और बड़े छेद भी, इवन आजकल इटली के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी जिसके अंदर 2-3 बड़े लोग थे जिन्होंने एंडोस्कोप के जरिए कान का ऑपरेशन, जैसे पेट के अंदर आप देखते हैं कि लेप्रोस्कोपी आ गई है, जी हाँ। ठीक इसी तरीके से कान के अंदर एंडोस्कोप डालते हैं। कई बार एक हाथ से एंडोस्कोप पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं। कई बार ऐसे एंडोस्कोपिक होल्डर भी आ गए हैं जिनकी मदद से बिना चीरा दिए हम कान के पर्दे को रिपेयर कर सकते हैं। कान की हड्डी जो मैंने आपको बताया स्टेपेडेटॉमी ऑपरेशन वो कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हम कर सकते हैं। बिल्कुल। छोटे बच्चे जब अगर उन्हें दूध पिलाया जाता है, बॉटल से पिलाया जा रहा है, तो क्या ऐसी पोजीशन होती है जिसका ध्यान रखना चाहिए? क्या बच्चे के भी कान में दूध चला जाता है क्या? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चे की जो यूस्टेशन ट्यूब रहती है, हमारी जो रहती है वो आड़ी टेढ़ी रहती है, एस शेप की। बच्चों की जो सीधी रहती है, अगर अपन बच्चे को पूरा चित लिटा के दूध पिलाएंगे और बच्चा मुंह से दूध फेंकेगा तो कई बार इस ट्यूब से वो दूध जो है कान के पर्दे के पीछे जा सकता है। इसलिए हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि बच्चे को जब आप दूध पिलाएं तो उसके सर को थोड़ा ऊपर रखें, तो उससे वो इस समस्या से बचा रहता है। जी, युवा लोगों में जैसा कि ईयरफोन पे हमारी बात भी हुई कि बहुत शोर शराबा में रहते हैं या फिर ईयरफोन से गाने सुनते रहते हैं, मूवीज़ देखते रहते हैं, अगर वो इस आदत को अब छोड़ना चाहते हैं तो क्या कुछ थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है तो अपने आप ठीक हो जाएगा या फिर उसके लिए भी उसे उपचार लेना पड़ेगा? हियरिंग लॉस अगर थोड़ा भी हुआ है
ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और इस पे मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा कि 2 तरीके के हियरिंग लॉस होते हैं। एक होता है टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट और एक होता है परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट। जी। आपने 3-4 महीने तक अपने कान के साथ ज़्यादती करी, आपके कान का सुनना बंद हो गया, आपने छोड़ दिया और उसके बाद वो वापस से रिकवर कर गया। तो ये होता है टेम्परेरी थ्रेशोल्ड। बहरापन आया लेकिन टेम्परेरी आया, लेकिन आपने लगातार अपने कान के साथ ज़्यादती करी और वो टेम्परेरी थ्रेशोल्ड जो है वो परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट में कन्वर्ट हो गया। एक बार अगर नर्व का लॉस डेवलप हो जाता है तो फिर उसकी रिकवरी कई बारी नहीं होती, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। आमतौर पर स्वस्थ अगर अपने कान को रखना चाहें तो क्या कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें अपनाना चाहिए? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने दिमाग में हमेशा ये माने कि कान मेरे बहुत ही कीमती और संवेदी अंग है जो मेरे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और भगवान ने मुझे 2 दिए हैं। तो एक तो कान के अंदर कभी भी उसको डस्टबिन समझकर उसके अंदर कभी कांड़ी नहीं डालना है, उसके अंदर कोई भी चीज़ जैसे तेल वगैरह ये सब कुछ चीज़ें नहीं डालना है। कान के अंदर आपको अगर बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है और उसका असर आपके कान पर आ गया तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। कान के अंदर किसी भी तरीके का जैसे आपको तीखा दर्द हो रहा है तो भी अपने डॉक्टर को दिखाना है। कान में अगर डिस्चार्ज आ रहा है तो भी अपने डॉक्टर को दिखाना है। आपकी और जो आप जैसे बड़े हो जाते हैं 40 साल के बाद तो जिस तरीके से अपन बीपी, ब्लड शुगर सारी चीज़ें की नाप कराते हैं ना, अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, तो जैसे आपके हृदय के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, दिमाग की नसों में प्रभाव पड़ सकता है, उसी तरीके से आपके कान की सुनने की नसों में भी प्रभाव पड़ सकता है। तो साल में एक बार आप अपने कान की ऑडियोमेट्री ज़रूर कराएं, क्योंकि कई बार हाई फ्रिक्वेंसी लॉस जो रहता है उसकी हमको जानकारी नहीं हो पाती। जी हाँ। रेगुलर ऑडियोमेट्री कराने से हमें पता लगेगा कि हमारे कान का क्या स्टेटस है। और ऐसे लोग जिनके लिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि रेल के ड्राइवर्स हैं, जैसे कि एरोप्लेन में चलने वाले हैं, इन लोगों का ईयरली ऑडियोमेट्री होता है। तो ऐसे लोगों को जो है ईयरली, और बाकी लोगों को भी ईयरली अपनी ऑडियोमेट्री करानी चाहिए, कान का चेकअप कराना चाहिए, ताकि वो कान को अपने सुरक्षित रख सकें। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कई लोगों को सडन हियरिंग लॉस हो जाता है। जी। वो आते हैं हमारे पास और वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं कल रात तक बिल्कुल अच्छा था, सुबह उठा तो मुझे राइट कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में क्या रहता है कि बहुत ही एग्रेसिव ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। हमारे एक बहुत बड़े चिकित्सक थे, उनकी बेटी थी 6 साल की, वो आई, उसको एक तरीके से लॉस हो गया था। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कान के अंदर स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते थे। वो चूंकि 6 साल थी तो उसको हर दिन बेहोश करना पड़ता था और कान में इंजेक्शन लगाना पड़ता था, लेकिन 6 इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी 96% हियरिंग वापस आ गई। तो कई बार अगर आपको सडन हियरिंग लॉस है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें और उसका जो भी एग्रेसिव ट्रीटमेंट वो आपको बताता है आप करें, अदरवाइज आप जो है अपने सुनने की संवेदना से महरूम रह जाएंगे। जी, बहुत सारी ऐसी पद्धति रहती है जिसमें पानी का उपयोग किया जाता है कि नाक से पानी लेना है और नाक से ही निकाल देना है, तो क्या इसमें भी अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है इन टेक्निक्स का तो कान में पानी जा सकता है? कान में पानी जा सकता है, और नेति, जैसे आप जो नीति की बात कर रहे हैं, कई लोग नीति करते हैं और हमारे दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में नीति करना बताया जाता है, तो आमतौर पर ऐसे में कान में पानी जाने की आशंका नहीं रहती है, लेकिन कान के अंदर आपको खुद से पानी डाल के और साफ करने की ज़रूरत नहीं है। जी, साथ ही साथ हमने देखा है बहुत सारे लोगों को शौक तो होता ही है, इसके अलावा शायद परंपरा चली आ रही है और वो है ईयर पियर्सिंग की, कान छिदवाने की। तो ऐसे में कुछ लोगों को कुछ इन्फेक्शन भी हो जाता है, उस जगह पे पस पड़ जाता है, तो इसमें और साथ ही साथ जो मल्टीपल पियर्सिंग करवाते हैं तो इसमें कुछ खतरा रहता है क्या? देखिए, आप जो कह रही हैं उसको हम बोलते हैं अपनी मेडिकल की भाषा में पेरिकॉन्ड्राइटिस। हमने भी देखा कि कान में छेद करा और पीछे इतना बड़ा जो कार्टिलेज है वो ख़राब हो गया। आमतौर पर ये जो बहुत ज़्यादा गोरे लोग रहते हैं उनको नहीं हो पाता, ये जिनकी स्किन थोड़ी श्याम वर्ण रहती है उनको ज़्यादा होने की संभावना रहती है। जी। इसका एक कारण शायद ये भी है क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा है कान छेदने के लिए एक ज़माने में तो गलियों में घूमते थे कि कान छिदवा लो, कान का मैल साफ करा लो। हमारे शरीर में कोई भी पियर्सिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टरलाइजेशन की ज़रूरत है। मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि अगर आपको अपने बच्चे का कान छिदवाना है और उसकी कोई सेरेमनी भी करनी है, कोई मुहूर्त भी है आपका, जैसे लोग और भी चीज़ों में करवाते हैं, तो उसके अंदर प्रॉपर स्टरलाइजेशन के होना चाहिए। बेहतर है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी ईएनटी सर्जन के पास जाएं, तो वो उसको पूरी स्टरलिटी के साथ करेगा और साथ में आपको 4-5 दिन का एंटीबायोटिक कवरेज भी देगा, ताकि इस तरीके की पेरिकॉन्ड्राइटिस और मल्टीपल पियर्सिंग का भी कोई
कंट्राइंडिकेशन नहीं है। हमारे यहाँ कई आदिवासी इलाकों में आपने देखा होगा कि लोग ऊपर से लेकर नीचे तक पियर्स करके रहते हैं और उनके कान बिल्कुल अच्छे रहते हैं, और वो तो अपनी इंडिजिनस मेथड से ही करते हैं। लेकिन अगर एक बार भी कोई पेरिकॉन्ड्राइटिस हो गई है तो मैं अपील यही करूँगा कि एक योग्य शल्य चिकित्सक के पास जाएं, अपने को जो पहनना है वो लेकर जाएं और पियर्सिंग करवाएं और बराबर उनके फॉलोअप में रहें, एंटीबायोटिक का कवरेज रखें ताकि इस तरीके की दुर्घटना ना हो, क्योंकि एक बार अगर वो खराब हो जाता है तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है, वो हम लोग के लिए भी एक चैलेंज बन जाता है। जी, तो ये आपको एक चीज़ पता चल गई है, काफ़ी लोगों को पता भी होगी कि अगर किसी को अपने कान में छेद करवाना है, पियर्सिंग करवानी है, तो उसके लिए आप ENT स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं। जी हाँ, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे डॉक्टर के पास जा सकते हैं और आपका ये काम हो जाएगा, क्योंकि वो जितने भी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एनवायरनमेंट का, स्टरलाइजेशन का, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। यही चीज़ नाक के अंदर भी पिन पहनाने के लिए लागू होती है। जी, तो इस चीज़ पियर्सिंग से संबंधित अगर आपको करवानी है नाक की, कान की, तो इसके लिए आप ENT के पास जा सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं। साथ ही साथ जो हम लोग कुछ ईयरफोन की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही चल रहा है आजकल। लोग इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसे क्लीन नहीं करते हैं, साफ़ सफाई नहीं करते हैं उसकी, कहीं भी रखा रहता है, बैग में रखा हुआ है और उसे बस खोला और लगा लिया। तो क्या इससे भी कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं अगर आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को क्लीन नहीं किया है, इक्विपमेंट को? आमतौर पर तो ये होना चाहिए कि जो ईयरफोन के ऊपर कवर होते हैं वो कवर, सॉफ्ट कवर जो लगाते हैं, वो उसको हमेशा बदला जाना चाहिए। दूसरा, ईयरफोन की शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। जी। पता लगा मैं ही वो पहन रहा हूँ और बाद में मैंने अपनी बहन को भी वही दे दिया और मेरे पिताजी भी वही लगा रहे हैं। सबका इंडिविजुअल होना चाहिए और उसके ऊपर जो कैप आती है वो आप क्लीन कराएं और बदल लें, तो उससे एक हाइजीन जो रहेगी वो मेंटेन रहेगी वहाँ पर। जी, कई लोगों के मन में सवाल आता है कि ये सारे जो ट्रीटमेंट करवाते हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है अगर कान का भी हम कुछ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या कुछ योजनाएं ऐसी चल रही हैं जो कि कोई एडल्ट है तो वो भी उसका फ़ायदा उठा सकता है? आमतौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि कॉकलियर इम्प्लांट जो है वो बहुत ही महंगा है, क्योंकि वो अभी केवल दुनिया के 3 देशों में ही बनाया जाता है और वहाँ से वो उपकरण मंगाए जाते हैं, तो ये चीज़ें अभी महंगी हैं। लेकिन बच्चों के लिए तो सरकार ने बहुत ही बृहद प्रोग्राम चला रखा है और 6.5 लाख रुपए सरकार देती है। आमतौर पर ये होता है कि जो कान के पर्दे में छेद हो गया या कई बारी कान की हड्डी गल गई, ये जो ऑपरेशन होते हैं ये कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। ये 35 से लेकर 50,000 रुपये तक, महानगरों के अंदर लाख से 1.5 लाख रुपये तक माइक्रोस्कोपिक सर्जरी होती है और वो ये ऑपरेशन इतने में कर दिए जाते हैं। और भी जो दूसरे जैसे बाहा है, उपकरण है, वो थोड़ा महंगा आता है। जो जन्मजात जिनको एनोशिया रहते हैं, कान की जो अपन जो नया कान बनाते हैं वो सर्जरी भी थोड़ी महंगी होती है, उसमें करीब 3 लाख रुपए खर्चा आता है। अदरवाइज जो कान की सामान्य बीमारियां हैं, कान बहने की बीमारी, कम सुनने की बीमारी, नई हड्डी लगाने की बीमारी, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे भोपाल के अंदर तो 35 से 50 हज़ार में हो जाती हैं, जिसके अंदर सभी चीज़ें शामिल रहती हैं जी। और महानगरों में ये 1-1.5 लाख रुपये में हो जाती है। बिल्कुल। लाइफस्टाइल, खान पान की बात करें तो इसका भी क्या कुछ असर पड़ता है स्वास्थ्य पर हमारे कान के? अब देखिए, कान भी जो है वो सप्लाइड है उन्हीं ब्लड वेसल्स से जो हमारे शरीर में चल रही हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, अगर आपकी लाइफस्टाइल और खान पान बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपके शरीर के दूसरे अंगों पर विपरीत असर पड़ रहा है, तो डेफिनेटली कान भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। और हमने ये देखा है कि जिन लोगों की अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहती है उनकी कान की सुनने की क्षमता जो है चली जाती है। जिनकी अनकंट्रोल्ड, जिनको ब्लड प्रेशर है जी। उनकी कान की क्षमता चली जाती है। हमने ये देखा है जो पेशेंट डायलिसिस पर रहते हैं, जिनको रीनल डिसीज़ हो गई है, उनके कान की सुनने की क्षमता चली जाती है। तो ये सारी क्रॉनिक इलनेस जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके ब्लड वेसल्स को प्रभावित करती हैं, जिसे बोलते हैं हम वेस्कुलोपैथी। जो छोटे छोटे चेंजेस होते जाते हैं तो वो कान के ऊपर भी असर करते हैं। और ये जैसे आप देखते हैं ना, डायबिटीज़ के अंदर रेटिनोपैथी हो जाती है, आँख की दृष्टि चली जाती है। आप देखते हैं ब्लड प्रेशर के अंदर भी रेटिनोपैथी हो जाती है, आँख की दृष्टि चली जाती है। तो इन सब चीज़ों के अंदर भी, कान के अंदर भी बहुत ही छोटी छोटी ब्लड वेसल रहती हैं, तो कान के अंदर असर पड़ता है और लोगों को एसन लॉस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरल डेफनेस, जो कि दोबारा से रिकवर नहीं करता। जी, ये बीमारियों से हो गया, कान पे असर क्या पड़ रहा है। लेकिन अगर किसी को कान संबंधित कोई बीमारी है तो उससे भी क्या अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी पे कुछ असर पड़ता है? हाँ, एक सेप्टिक फोकाई जिसे कहते हैं ना, कि अगर किसी भी जगह इन्फेक्शन है, जैसे हमारे यहाँ कैटरेक्ट सर्जरी कराने के लिए सबसे पहले डॉक्टर हमारे पास भेजता है कि इनको आसपास का इलाका, जैसे कान पास में है, नाक पास में है, आंसू की थैली में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है,
तो डेफिनेटली ये जो है कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन होगा जी। तो वो आजकल तो एंटीबायोटिक का एरा बहुत अच्छा आ गया है, इसलिए कान के ऐसे इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलते। अदरवाइज पहले क्या होता था कि कान की जो हड्डी सड़ती थी उससे दिमाग के अंदर एब्सेस हो जाता था। जब मैं कॉलेज के अंदर पढ़ता था 1996 की बात बता रहा हूँ आपको, तो एक व्यक्ति को कान के कारण उसके टेम्पोरल बोन जो लैब टेम्पोरल लोब जो होता है ब्रेन का, उसके अंदर बहुत बड़ा एब्सेस बन गया था। तो उसको जो है कान के रास्ते से पूरा पस निकाला गया। तो कई बार ये इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं कि कान के कारण जो है दिमाग के अंदर एब्सेस हो जाना, ये एक जमाने में होता था जब अच्छी एंटीबायोटिक नहीं थी। आजकल तो ऐसा कम देखने को मिलता है। अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है हमारे पास। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कुदरत ने आपको बहुत ही अच्छे संवेदी अंग से नवाजा है, और सुनना लाइफ के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जैसे ही हमारे सुनने की क्षमता जाती है हमारा संपर्क सारी दुनिया से टूट जाता है। उन लोगों से पूछिए जो सुन नहीं पाते, वो कितनी कुंठा और चिड़चिड़ेपन के साथ अपना जीवन बताते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी थी बूढ़ी काकी, उसके अंदर वो बूढ़ी काकी चूँकि सुन नहीं पाती थी इसलिए वो हमेशा उपहास का पात्र बनती थी। तो अपने संवेदी अंगों को संभाल कर रखिए, उनका उपचार कराइए, ताकि आप भी चिड़चिड़ेपन और उपहास के पात्र न बन सके। बिल्कुल, संक्षिप्त में ऐसी बातें जो नहीं करना चाहिए कान के लिए। सबसे बड़ी बात यही कि एक तो कान के अंदर कोई भी आपको बड नहीं डालना है, कान के अंदर कोई भी पदार्थ नहीं डालना है जी। जब भी आपको जुकाम हो आपको तुरंत उपचार लेना है जी, और जो डॉक्टर हैं उनसे संपर्क कर लें, कोई भी समस्या होती है तो सीधे। आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका भी। इसी के साथ दर्शकों डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और हेलो डीडी की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।